हम इंडियंस को दो चीजों का बड़ा शौक होता है। पहला क्रिकेट, दूसरा मूवीज। थिएटर में नेशनल एंथम का प्ले होना या फिर मुकेश के गुटखा खाने से कैंसर होने वाला एड, किसी रेस्टोरेंट का एड या फिर किसी ज्वेलरी शॉप का एड, फिल्म स्टार्ट होने से पहले या फिर इंटरमिशन में दिखाया जाने वाला किसी दूसरी फिल्म का ट्रेलर। आखिर कौन करता है ये सब और कैसे होती हैं ये सारी चीजें? इंडिया के बड़े और छोटे शहरों में और छोटे छोटे गांवों में कैसे हो पाती है फिल्में रिलीज एक ही दिन में और एक ही समय में, एक साथ? और कौन करता है ये सब? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा यूएफओ मूवीज कंपनी का, जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार है। यूएफओ मूवीज स्टार्ट हुई थी 2004 में, और स्टार्ट होने के बाद से ही ये कंपनी फिल्मी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आई। इस कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर से लेके सिनेमा हॉल तक मूवी पहुंचाने का तरीका ही चेंज कर दिया। आज ऐसा बोला जाता है कि बिना यूएफओ मूवीज के हेल्प के इंडिया में कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकती है। आज से 15 साल पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग फिल्म के प्रोड्यूसर से फिल्म की कॉपी लिया करते थे और फिजिकली जा जा के सिनेमा हॉल तक पहुंचाया करते थे। लेकिन यूएफओ मूवीज ने ये तरीका ही बदल दिया। आज यूएफओ मूवीज फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, बल्कि सैटेलाइट पे अपलोड करता है, और आपके पिक्चर हॉल में जो आप फिल्में देखते हैं वो आपको डायरेक्टली सैटेलाइट से दिखती हैं। और इसका फायदा ये होता है कि बिना कुछ किए एक ही दिन, एक ही समय पे पूरे वर्ल्ड में मूवीज आसानी से रिलीज हो जाती है। अब मैं इनका बिजनेस प्रोसेस आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके शहर में एक सिनेमा हॉल है, तो यूएफओ मूवीज वाले क्या करते हैं, उनसे डील कर लेते हैं। डील करने के बाद इनके पास एक इक्विपमेंट होता है जो कि रिसीवर होता है। उस इक्विपमेंट को ये सिनेमा हॉल में इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद ये फिल्म के प्रोड्यूसर से फिल्म की कॉपी लेते हैं, उसको एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट करने से फायदा ये होता है कि फिल्मों की पायरेसी नहीं हो पाती है, मतलब फिल्में लीक नहीं हो पाती हैं, चोरी नहीं हो पाती हैं, कॉपी नहीं हो पाती हैं। आजकल आप देखेंगे कि फिल्मों का कॉपी होना, चोरी होना कितना कम हो गया है। ये सब इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है। तो ये फिल्म की कॉपी लेते हैं, इनका ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर के थ्रू ये लोग सैटेलाइट पे अपलोड कर देते हैं। सिनेमा हॉल में जो रिसीवर होता है, जो इक्विपमेंट ये इंस्टॉल किए होते हैं, वो इक्विपमेंट फिल्म को डिटेक्ट कर पाता है, और जो टाइमिंग ये सेट करते हैं उस पर्टिकुलर टाइमिंग्स में वो रिसीवर फिल्मों को रिसीव करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। इनके बिजनेस के तीन अलग अलग सेगमेंट हैं, मतलब ये तीन अलग अलग तरह से पैसे कमाते हैं। जिसमें से पहला सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ये फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फिल्म के रिलीज होने में हेल्प करते हैं। इनके फिल्म के रिलीज करने की जो टेक्नोलॉजी है, तरीका है, उसकी वजह से पायरेसी बच जाती है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फिल्में चोरी नहीं हो पाती हैं, फिल्मों की कॉपी होना कम हो गया है। फिल्में स्केलेबल हैं। मान लो एक ही टाइम पे ये किसी एक पर्टिकुलर सिनेमा हॉल में 3 शो चला रहे हैं और सडनली उन्हें ये पता लगा कि डिमांड ज़्यादा हो गई, लोग फिल्में ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो इन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं और तुरंत ही फिल्मों के शोज बढ़ा दिए जाते हैं। ये चीज़ें पहले नहीं हो पाती थी, जो कि अब पॉसिबल हो जाती है। यूएफओ मूवीज वाले फिल्म के शोज को रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर कर पाते हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी निकाल पाते हैं। पहले ये हुआ करता था कि सिनेमा हॉल वालों को फिल्म की कॉपी दे दी जाती थी, और सिनेमा हॉल वाले बोलते थे कि वो सिर्फ 3 शो चलाएंगे और उसी के हिसाब से वो पैसे देते थे। लेकिन वो चुपके चुपके 4 और 5 शो भी चला देते थे। ये बातें प्रोड्यूसर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता नहीं चल पाती थी। लेकिन यूएफओ मूवीज की टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब ये पॉसिबल नहीं है। अब
प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रैक कर सकते हैं कि पिक्चर हॉल वाले डेली बेसिस पे कितने शोज चला रहे हैं। इनको फ्यूचर में रिलीज होने वाली फिल्मों के प्रमोशंस का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और यही रीजन है कि जब हम फिल्में देखते हैं तो इंटरमिशन में हमें फ्यूचर में रिलीज होने वाली फिल्मों के ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं। बड़े बड़े क्लब्स में भी जो स्क्रीन्स लगी होती हैं, उन स्क्रीन्स पे भी इन्हीं के इक्विपमेंट के थ्रू मूवीज दिखाई जाती हैं। बहुत से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि थिएटर में जाके फिल्में नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड के एक्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो ये लोग तो अपने ही घर पे थिएटर बना लेते हैं। तो इनके घर पे भी जो सेटअप होता है वो भी यूएफओ मूवीज वाले ही करते हैं। इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट जहां से ये पैसे बनाते हैं वो है एडवर्टीजमेंट। फिल्म शुरू होने के पहले या इंटरमिशन में आप जितने भी एड्स देखते हैं वो ये दिखाते हैं। इनका एक और बिजनेस मॉडल है जिसे कैरवन टॉकीज कहा जाता है। कैरवन टॉकीज मतलब एक ट्रक टाइप की गाड़ी होती है जिसमें ये साइड में स्क्रीन लगा देते हैं और गांव गांव में जाके गांव वालों को फ्री में फिल्में दिखाते हैं। फिल्में तो फ्री में दिखाते हैं, लेकिन आप देखिए इस ट्रक के साइड में कोका कोला के स्टिकर्स आप देखेंगे, तो ये फिल्मों के मीडियम से एडवर्टीजमेंट करते हैं। इनको एडवर्टीजमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज से मिलता है, जैसे कोक हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, आईटीसी हो गई, और गवर्नमेंट के भी एड से दिखाते हैं। गवर्नमेंट भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है, जैसे मान लीजिए गाँव के लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना है, फार्मर्स तक कोई मैसेज पहुंचाना है, तो गवर्नमेंट भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है एड्स का। इनका तीसरा बिजनेस सेगमेंट जहां से ये पैसे बनाते हैं वो है एग्जीबिटर्स का। तो ये जो अपना इक्विपमेंट सिनेमा हॉल वालों को देते हैं, वहां पे इंस्टॉल करते हैं, वो इक्विपमेंट सिनेमा हॉल वाले या तो पूरा खरीद लेते हैं और इन्हें पैसे देते हैं, या फिर इनसे वो रेंट पे लेते हैं और बराबर रेंट देते रहते हैं। तो दोनों ही केस में ये अपना इक्विपमेंट सिनेमा हॉल वालों को दे के पैसे बनाते हैं। इनका खुद का टिकटिंग का प्लेटफॉर्म है, मतलब सॉफ्टवेयर है जो कि सिनेमा हॉल वाले यूज करते हैं, और वहां से भी इनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो आप जब लाइन में खड़े होकर टिकट बुक करते हैं, ज्यादातर सिनेमा हॉल वाले इनका ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इन्होंने एक नए तरह के बिजनेस में एंट्री की है जिसका नाम है नोवा सिनेमा। नोवा सिनेमा बेसिकली एक फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे शहर में रहता हूं और मुझे अपने शहर में एक सिनेमा हॉल खोलना है, लेकिन मेरे पास सिनेमा हॉल से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है। तो इस केस में मैं यूएफओ मूवीज से कांटेक्ट करूंगा और इनके साथ एक डील करूंगा। डील के अंडर में यूएफओ मूवीज वाले सारा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज, सारी गाइडेंस, मतलब स्क्रीन की साइज क्या होनी चाहिए, स्पीकर्स के सेटअप कैसे होने चाहिए, लाइट कैसे लगनी चाहिए, सीट का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। सिनेमा हॉल के जस्ट बाहर आप देखते हैं आपको खाने पीने की चीजें मिलती हैं, उन चीजों में क्या क्या होना चाहिए, कैसे बनेंगी वो, कहाँ पे क्या रहेगा, वो सारी चीजों से रिलेटेड हेल्प यूएफओ मूवीज वाले करते हैं। और दूसरी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। तो अगर मेरे पास थोड़ा पैसा कम भी है तो ये अपना पैसा लगा देंगे और उसी हिसाब से प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने शहर में एक अच्छा सिनेमा हॉल खोलना, जो कि बड़े शहरों से मिलता जुलता रहे, और इससे रिलेटेड सारा सपोर्ट मुझे यूएफओ मूवीज वाले प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो पैसे की मदद भी मिल जाएगी, और ओवरऑल इस बिजनेस के जरिए यूएफओ मूवीज वाले इंडिया में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकेंगे फ्यूचर में। तो अगर हम इन तीनों सेगमेंट को एक साथ देखें और ये देखें कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कितना आता है, तो हम पाएंगे कि एडवर्टीजमेंट से इन्हें 30% का रेवेन्यू आता है, डिस्ट्रीब्यूशन से इन्हें 32% का रेवेन्यू आता है, एग्जीबिटर के बिजनेस से इन्हें 38% का रेवेन्यू आता है। तो ये रेवेन्यूज तीन बराबर पार्ट्स में ही है लगभग। आप देखिए 30 से 40% के बीच में इनको तीनों सेगमेंट से पैसे मिल रहे हैं बराबर।
इनका बिजनेस मॉडल स्पेशल इसलिए है क्योंकि अगर ये किसी एक सिनेमा हॉल वाले को कन्विंस कर लेते हैं अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए, यूज करने के लिए, तो उस सिनेमा हॉल पे, उस स्क्रीन पे इनका कब्जा हो जाता है। तो इक्विपमेंट बेच के तो ये खाली एक बार का फायदा उठा पाते हैं, लेकिन क्योंकि उस सिनेमा हॉल पे इनका कब्जा हो जाता है, तो हमेशा, जिंदगी भर के लिए, जब भी उस सिनेमा हॉल में प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म रिलीज करनी होगी, तो मजबूरी में इन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, इन्हें ही पैसा देना पड़ेगा वहां पे फिल्म रिलीज करने का। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट हमेशा के लिए मिल जाता है, और उसी के साथ इनको एडवर्टीजमेंट का भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उस स्क्रीन पे इनका कब्जा हो गया, तो उस स्क्रीन पे जितने भी एड्स दिखाए जाएंगे वो इन्हें ही मिलेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट इन्हें ही मिलेगा, उनका पैसा इन्हें ही मिलेगा। तो टाइम के साथ जैसे जैसे ये स्क्रीन्स बढ़ाते जाएंगे, सिनेमा हॉल पे कब्जा करते जाएंगे, इनके पैसे कमाने की ताकत बढ़ती ही जाएगी। इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए यूएफओ को हरा पाना बहुत ही टफ है, क्योंकि इस बिजनेस में है हाई स्विचिंग कॉस्ट। एक बार जब यूएफओ ने कब्जा कर लिया किसी स्क्रीन पे, तो जो सिनेमा हॉल का ओनर होता है उसका ऑलरेडी इतना पैसा लग चुका होता है कि वो यूएफओ के जगह किसी और की सर्विस लेगा ही नहीं। और क्यों ले, यूएफओ की तो टेक्नोलॉजी भी नंबर वन है, सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करता है, तो रिप्लेसमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाना बहुत ही टफ है। यूएफओ ने अपने एक्सपीरियंस और कांटेक्ट से अपनी ऐसी पकड़ बना ली है कि जल्दी कोई इनसे ये पकड़ छीन नहीं सकता। और बॉलीवुड में तो वैसे भी कांटेक्ट के बेसिस पे ही सारा काम होता है। तो बॉलीवुड में अगर किसी का कांटेक्ट है 10-15 साल से, तो फिर उसको हरा पाना बहुत ही टफ हो जाता है। ये बिजनेस एक तरह का चेन बेस्ड बिजनेस है, जिसमें खूब सारी स्क्रीन्स चेन का काम करती हैं। स्क्रीन्स जितनी बढ़ती रहेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी हाई होती जाएगी। जितने लोग यूएफओ की सर्विस यूज करते जाएंगे, वो बाकी लोग को भी रिकमेंड करेंगे, और ये एक तरह की चेन बन जाएगी। और फ्यूचर में यूएफओ की सर्विस यूज करने वाले बढ़ते ही जाएंगे, और इसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा और मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके शेयर का प्राइस। इस कंपनी का आईपीओ 2015 में आया था, और 2015 में ही ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। 611 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी, और तब से लेके आज तक लगातार इसके शेयर का प्राइस गिरता ही चला आ रहा है। इसके शेयर का प्राइस देख के तो यही लगता है कि इसमें इन्वेस्ट ना ही करो तो अच्छा है, लेकिन हमें इसका रीजन जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस कंपनी के आईपीओ का पर्पस, लिस्ट होने का पर्पस, ऑफर फॉर सेल था। इसका मतलब यह है कि इसके जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर और इन्वेस्टर्स थे, उनको अपने थोड़े से शेयर्स बेचने थे। इस वजह से वो लिस्ट कराए थे, जिससे वो अपने शेयर्स पब्लिक को दे सकें और वहां से थोड़े पैसे ले सकें। सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है। हम लोग भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कई बार हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती, तो हमें थोड़े से शेयर्स बेचने पड़ते हैं। तो यही सेम उनका भी रीजन था। तो इसलिए जैसे ही ये लिस्ट हुई, उन्होंने अपना शेयर बेचना स्टार्ट किया, और बेचने के बाद ये शेयर, इसका शेयर का प्राइस गिरने लगा, क्योंकि खरीदने वाले कम थे, बेचने वाले ज्यादा थे, तो शेयर का प्राइस गिर रहा था। शेयर के प्राइस गिरने का दूसरा रीजन ये भी था कि जो आईपीओ का प्राइस था वो भी ओवर वैल्यूड था। तो जब भी प्रमोटर्स कंपनी को लिस्ट करते हैं, तो उसका जो शेयर का प्राइस रखते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रखते हैं। इसी रीजन से इन्वेस्टर्स को आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वैल्यू कैसे करेंगे स्टॉक को, कि उसकी करंट वैल्यू कितनी है, अर्निंग कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है। तभी तो ये सब आप जानेंगे, तभी तो आप पे करेंगे ना। अगर आप ये जाने बिना ही पे कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे इन्वेस्टर ही नहीं है। आपको वैल्यू पता नहीं, आईपीओ में जाके खरीद लिए। तो यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा, तो उन्हें पता चला ये तो ओवर वैल्यूड था। जब ओवर वैल्यूड का पता चला, तो खरीदने वाले फ्यूचर में फिर कम आए, और बेचने वाले हमेशा ज्यादा होते गए। शेयर के प्राइस गिरने का रीजन नंबर 3 ये था कि जब भी पब्लिक देखती है कि किसी कंपनी का शेयर का प्राइस लगातार गिर रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो पब्लिक भी डर जाती, फिर वो खरीदना बंद कर देती है।
खरीदना बंद कर देती है तो सिर्फ बेचने वाले ही रहते हैं, शेयर का प्राइस गिरता रहता है। शेयर के प्राइस गिरने का रीजन नंबर 4 है प्रमोटर्स की प्लेजिंग। प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स लगातार प्लेज कर रखे हैं। हालांकि वो टाइम के साथ धीमे धीमे प्लेजिंग कम कर रहे थे, लेकिन आप देखिए मार्च 2020 में फिर से वापस से बढ़ गई प्लेजिंग और बढ़ के 26% हो गई। शेयर का प्राइस गिरने का रीजन नंबर 5 है एफआईआईज और डीआईएस की सेलिंग। आप देखिए किस तरह से इनका पहले होल्डिंग था 40% का और अब गिर के हो गया 32.84% का। हालांकि इन्होंने धीमे धीमे ही सेलिंग की है, लेकिन ये भी एक रीजन है शेयर का प्राइस गिरने का। तो आइए चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या गिरता हुआ शेयर का प्राइस इसको जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं। तो जब हम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो आप देखिए 2015 में 8.5 का था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर का प्राइस क्या था 611 जब ये लिस्ट हुई थी 2015 में। तो आप देखिए जो शेयर का प्राइस था उसके कंपैरिजन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी नहीं था। यही रीजन था कि वो शेयर का प्राइस ओवर वैल्यूड था और कंपनी का शेयर का प्राइस गिरा है काफी ज्यादा। लेकिन अगर आप 5 सालों में देखते हैं तो 2019 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ के हो गया है 16.38%। मतलब 2015 में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था उसका डबल हो गया है 2019 में। लेकिन आप देखिए शेयर का प्राइस गिर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शेयर का गिरता हुआ जो प्राइस है इसके फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा है और जो इसका करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि 16.38 है, ये बहुत अच्छी वैल्यू है। इसका जो डेट था मतलब इसके ऊपर जो लोन था कर्जा था वो इसने 5 सालों में धीमे धीमे कम ही किया है। 2015 में 0.14 था और अभी 0.10 है। इसकी जो 2019 की बुक वैल्यू है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है 172 की, वो शेयर प्राइस की डबल है। तो बुक वैल्यू का आधा चल रहा है इसका शेयर का प्राइस। इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखा है। आप देखिए 2015 से 2019 तक लगातार एवरेज 10 के आसपास ही है। अर्निंग पर शेयर भी ग्रो किया है। 2015 में 17 था और 2019 में 23 है। डिविडेंड भी ये कंसिस्टेंटली दे रहे हैं और बहुत ज्यादा दे रहे हैं। कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि ये कंपनी हर साल हमें कितने पैसे कमा के देगी। इसका करंट शेयर प्राइस है ₹87 और कैश फ्लो पर शेयर ₹34 का। मतलब अगर आप इसका एक शेयर खरीदते हैं तो आपको ये हर साल ₹34 कैश देगी। तो अगर हम रिटर्न निकालते हैं तो अगर आपने इसको 87 के प्राइस पे खरीदा और साल के अंत में इसने आपको ₹34 दे दिए कमा के, तो कितना परसेंट आपकी कमाई हो गई? 39%। सोचिए आप जो पैसा लगा रहे हैं एक ही साल में आप 39% का कैश कमा ले रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा आपको कोई क्या देगा? थोड़ी ना आपको पूरा पैसा दे देगा। 39% बहुत होता है। लेकिन जब 2015 में ये लिस्ट हुई थी, जब इसका आईपीओ आया था, तो वो आईपीओ था 6011 का। 6011 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी। उस टाइम पे इसका कैश फ्लो था 2015 का, कैश फ्लो पर शेयर था ₹43। मतलब अगर आप इसे 611 रुपए पे खरीदते तो साल के अंत में आपको ₹43 का कैश देती। तो आपका कैश का रिटर्न कितना हो जाता आपके इन्वेस्टमेंट पे? 7%। तो देखिए 2015 में जब ये लिस्ट हुई थी उस टाइम पे केवल 7% का रिटर्न दे रही थी जिस प्राइस पे आप इसे लेते। लेकिन अभी जो इसका प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे अगर आप ले रहे हो तो आपको 39% का रिटर्न मिल रहा है। उस टाइम पे 7% का रिटर्न मिल रहा था। यही रीजन था कि उस टाइम पे 2015 में शेयर जो है ओवर वैल्यूड था और जब लोगों को ये पता चला तो वो बेचना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अभी इसका शेयर का प्राइस इतना ज्यादा गिर गया है ना कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत अट्रैक्टिव हो गया है और ये बिजनेस मॉडल ही बहुत अच्छा है। मतलब
इसके शेयर को अगर आप ओन करोगे तो आपको प्राउड भी फील होगा कि इंडिया की किसी ऐसी कंपनी का मैं शेयर ले रखा हूं जिसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो सैटेलाइट के थ्रू इंडिया के सारे पिक्चर हॉल में पिक्चरें दिखाती है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस यूएफओ कंपनी का। लेकिन आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे। अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद लोग फिर से वैसे ही मूवी देखने जाएंगे और उतना ही चलेंगी मूवीज, थिएटर में लोग बैठेंगे, तो आप इसके शेयर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में इसके बिजनेस पे कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली इसके शेयर ना लो। मुझे तो ये बिजनेस सही लगा और प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको बता दिया। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।